नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है और वो इसका ज़िम्मेदार ठहराती है माजी की हुकूमतों को और बिलखुसूस नून लीग की, जो आप कह सकते हैं कि इमीडिएट पास्ट गवर्नमेंट। हुकूमत ने बहुत सारे जो हैं वो गैर मकबूल इकदाम लिए हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की कीमतों में इजाफा भी है, जिसके अंदर मैं कहूँगा कि अक्सरियती प्रोडक्ट्स वो हैं जो एनर्जी रिलेटेड, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, गैस की कीमतें मुस्तकबिल में जाकर मुमकिन है कि ये जो ओवरऑल चीज़ें हैं ये सारी की सारी हमें ट्रांसलेट होती हुई दिखाई दें आम आदमी के इस्तेमाल की सारी अशिया। और फिर उसके साथ साथ डॉलर भी बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ रहा है और उसके साथ साथ दबाव पैदा हो रहा है पाकिस्तान की मुकामी मईशत के ऊपर, जो ज़्यादा इम्पोर्ट ओरिएंटेड है। इन सब प्रॉब्लम्स के लिए ज़िम्मेदार ठहराते हैं असद उमर साहब हों या दीगर जो मौजूदा हुकूमत के अहदेदारान हैं, वो यही कहते हैं कि पिछली हुकूमत ने इकॉनमी को शैम्बल्स में छोड़ा, रही सही जितनी चीज़ें थीं वो सब तबाह बर्बाद हो गई। इकॉनमी का मैं वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहता, वो तो बहुत तल्ख अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इकॉनमी जो है वो एक ऐसी स्टेट के अंदर है कि वो शायद उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे ऐसे अनपॉपुलर मेजर्स लेने पड़े। मेरे साथ आज बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, हु वाज आइड से वन ऑफ द की पीपल इन द इकोनॉमिक टीम ऑफ द गवर्नमेंट, प्रीवियस गवर्नमेंट, जनाब राना अफजल साहब, जो कि साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना रहे और मैं कहूँगा बड़े मुश्किल वक्त में रहे, और इनसे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी। ही वॉज शेयरिंग एट से अथॉरिटी एंड द डेलीगेशन ऑफ पावर विद मिफ्ता इस्माइल साहब। सर, आपको वेलकम करता हूँ शो में। थैंक यू। राना अफजल साहब, बेसिकली गवर्नमेंट के पास इस वक्त जो भी अनपॉपुलर मेजर्स ले रही है, एक ही प्ली है कि पिछली जो गवर्नमेंट है वो ये मेस बना के गई है, इकॉनमी की ऐसी की तैसी हो गई है, उन्होंने कर्जे बहुत ज़्यादा ले लिए थे, उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोई ख़ास काम नहीं किया, ख़जाना खाली हो गया और बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए जिनकी वजह से आज ये हुकूमत मजबूर है कि तवानाई की कीमतों के अंदर इजाफा किया जाए। चंद चीज़ों का मैंने इंदिया दिया कि उनकी कीमतों में इजाफा होगा और चंद चीज़ों की कीमतों में पहले इजाफा हो चुका है। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें कि आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द मेस दैट इज़ देयर इन द इकोनॉमी टुडे? बहुत शुक्रिया आपका अली नासिर साहब। देखें, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो होती है वो कंपैरेटिव होती है, आइडियल कभी नहीं होती। एक ऐसा मुल्क है जो डेवलपिंग कंट्री है, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, और इसके अंदर इकोनॉमी जो है उसके चैलेंजेस रहेंगे, बहुत देर तक रहेंगे। हमें चैलेंजेस मिले, इस हुकूमत को चैलेंजेस मिले, इसका बड़ा ही सिंपल तरीका है कि आप जो अहदाफ हैं, जो मेन पैरामीटर्स हैं, वो इन्फ्लेशन का हो, वो जीडीपी टू टैक्स हो, जीडीपी टू ग्रोथ हो, आपके पर कैपिटा इनकम का फिगर हो, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप हमारी हुकूमत की कारकर्दगी को साबका हुकूमत की कारकर्दगी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे 5 सालों में कोई ऐसा सिंगल पैरामीटर नहीं जिसमें एक ड्रामेटिक चेंज ना आई हो। अगर आप टैक्स कलेक्शन को देख लें तो 100% इंक्रीज़ है। ये एक सबसे मुश्किल काम था कि आप टैक्स का जो है उसको बेस को बढ़ाएं और उसको टैक्स की कलेक्शन को इंक्रीज़ करें। वो एक हकीकत है, और उसके लिए आप ये कह दें कि इस तरह किया उस तरह किया, वो जो मर्ज़ी कहें ऑपोजिशन वाले, लेकिन एक हकीकत है कि टैक्स दुगना, हुकूमत से जो पैसा सूबों को गया वो दुगना हो गया, जिससे पाकिस्तान में डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ गई। ये भी एक हकीकत है कि इन्फ्लेशन जो 6-7% पे थी वो 4 से कम रही हमारे 5 सालों के दौरान, और आखिरी साल में तो 3.2% पे आ गई। नहीं, दे आर एट्रीब्यूटिंग इट टू लक। देखिए, दे आर एट्रीब्यूटिंग इट टू लक कि आपकी किस्मत थी, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो गई, इसलिए जो है वो आपको बेनिफिट मिला और इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल आ गई। आप एग्री करते? चले, बिल्कुल गुड लक भी होते हैं हुकूमतों के और गुड मैनेजमेंट भी होती है। आप गुड लक को भी बैड लक में कन्वर्ट कर देते हैं अपनी बैड पॉलिसीज़ के साथ, जो आज हो रहा है और मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। ये दुरुस्त है कि हमारे ज़माने में पेट्रोल की कीमत कम गई, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि हमारे ज़माने में एग्रीकल्चर आउटपुट जो थी वो रिकॉर्ड थी। पिछले 10 साल में इतनी हाई एग्रीकल्चर आउटपुट हमें नहीं मिली। इसको भी आप कह सकते हैं कि गुड लक है कि मौसम अच्छा था, लेकिन हमने फर्टिलाइज़र की सप्लाई
हमने एग्रीकल्चर क्रेडिट, हमने एग्रीकल्चर सपोर्ट, इन सारी चीज़ों को हमने मैनेज किया। उसको भी आप गुड लक तो मुल्क की उसमें भी हो जाती है कि अच्छे लोग हुकूमत में आ जाते हैं, वो भी बड़ी गुड लक होती है। नहीं, साथ साथ वो ये कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ नालायक टीम आ जाए मुल्क के, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो थे ये कहते हैं कि जी वो पब्लिसिटी स्टंट्स थे। जो डेवलपमेंट स्कीम्स आपने अनाउंस की अर्बन एरियाज के अंदर और फिर खट्टी मिट्टी रंगों की ट्रेनें बनाई, उनका कहना ये है कि ये सब जो हैं ये कॉस्मेटिक्स थे, इनसे हकीकी तौर पर कोई फवायद नहीं मिले, कर्जों में इजाफा हुआ। देखें, हम एक बड़ा सीरियस टॉपिक इकॉनमी का डिस्कस कर रहे हैं। इनकी जो ये कंटेनर वाली बातें हैं, अब कोई आप इकॉनमी की डिबेट में तो इन लोगों के सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनके बेहुदा सवाल होते हैं। हर चीज़ होती है दुनिया के अंदर 3 सेक्टर जो हैं वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है। एक एजुकेशन है, एक हेल्थ है, एक अर्बन ट्रांसपोर्ट है। आज अगर 1.5 लाख लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो पाकिस्तान के सारे मीडिया को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्यों तकलीफ़ नहीं उठाते कि आप उन 1.5 लाख लोग जो रोज़ बसों से उतरते हैं उनसे पूछें कि भाई आपकी कोई खिदमत हो रही है, आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ। एक हेल्दी एनवायरनमेंट के अंदर 1.5 लाख लोग अगर लाहौर में सफ़र कर रहे हैं और उनका 1.5 घंटा रोज़ बचता है या 2 घंटे रोज़ बचते हैं तो वो नेशनल इकॉनमी में उनकी कंट्रीब्यूशन बढ़ जाती है। तो ये कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, आपके हर शोबे में एक बैलेंस डेवलपमेंट होती है। अच्छा राना साहब, इनका मेन पॉइंट आपको क्रिटिसाइज करने का ये था, आपके लाहौर चौक हो जाता। जी नहीं, पॉइंट टेकन, ऑफ कोर्स आपका पर्सपेक्टिव है, लेकिन जनरली जो बात है वो ये है कि वो आपको एक चीज पे हिट करते रहे कि जी एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर आपने उतना एक्सपेंडिचर नहीं किया। दरअसल उनकी आर्गुमेंट ये थी कि ये कॉस्मेटिक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट से बेहतर ये है कि हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर कोई काम किया जाता। आपने कोई काम नहीं किया हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर। देखें, ये सब प्रोपेगेंडा है। आप हेल्थ का बजट, आप एजुकेशन का बजट, हेल्थ का बजट पिछले 5 साल के फिगर्स देख लें, सूबों ने किया है। ये पैसा सूबे करते हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अपने अपने फिगर्स हैं। आप सूबाई हुकूमतों के फिगर्स दे लें। और हमारी गवर्नमेंट ने जो चीज़ ज़्यादा की कि हमने जब बैंकिंग रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स को बहुत ज़्यादा कम किया, जो तारीख़ी तौर में पाकिस्तान में कभी 6% पे नहीं आए थे, 20 साल में नहीं आए थे। हमने फाइनेंसिंग अलाउ कर दी एजुकेशन सेक्टर को, हमने फाइनेंसिंग अलाउ की हेल्थ सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर भी उतना ही मजबूती से खड़ा हो गया हुकूमत के साथ। और आज प्राइवेट सेक्टर हेल्थ में, एजुकेशन में उतना ही मजबूत है जितना गवर्नमेंट का सेक्टर है। गवर्नमेंट के सेक्टर में भी बेइंतहा पंजाब के अंदर डेवलपमेंट हुई है। मुझे दूसरे सूबों का ज़्यादा नहीं पता कितने मेडिकल कॉलेज बने, कितने टीचिंग हॉस्पिटल्स बने, कितना कुछ हुआ। लेकिन आज इनको जो हमने बजट बना के दिया था, अव्वल तो इनके 3 महीने बच गए। उस वक़्त ये हमें बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। हमने वो जिम्मेदारी पाकिस्तान की खातर और अपनी खातर बनाया था कि हम हुकूमत में आएंगे तो हमारा बजट पहले से आया होगा। लेकिन वो हमारी पाकिस्तान की बदकिस्मती और कि इनको सिलेक्ट कर लिया गया। अब ये आ गए, इनको पकी पकाई खीर मिल गई, उसके अंदर इनको चेंज करना चाहिए। राना अफजल साहब, आप थोड़े से हार्श हो रहे हैं, थोड़े से हार्श हो रहे हैं आप भी। नहीं, मेरी बात पॉलिटिकल रेटोरिक है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आपको भरपूर मौका दूंगा कि आप अपनी बात कर सकें। यहां पर मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है नाजरीन, फिर वापस आएंगे। फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब पॉइंटिंग फिंगर्स हुआ करती थी नून लीग के ऊपर और वो भी उसी तरह के इकदाम लेते थे जो आजकल लिए जा रहे हैं, तो फिर कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहती। गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स नहीं लेने चाहिए जो कि अनपॉपुलर। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। गुफ्तगू हमारी जारी है। हम बात कर रहे थे कि हुकूमत कुछ अनपॉपुलर स्टेप्स ले रही है और वो कहीं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ वाली बात तो नहीं है। माजी की हुकूमत ने इस तरह के इकदाम लिए, गैर मकबूल हुए। आज वही इकदाम अगर ये हुकूमत लेगी तो आगे जाके गैर मकबूल होगी। लेकिन इनका सोचना ये है कि मसाइल इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि नाउ इट इज़ इनेविटेबल टू टेक अनपॉपुलर स्टेप्स। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल है गुफ्तगू हैं जनाब राना अफजल साहब, जो कि साबिक वज़ीर मुमलिकत रहे हैं ख़जाना के। राना अफजल साहब,
अब बात यह है कि एक टफ लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग मैंने आपके सामने रखी, आपको क्रिटिसाइज़ किया, आपकी गवर्नमेंट के मेजर्स को क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन अब टाइम ये है कि आप थोड़ा इवेल्युएट करें। जाहिर बात है ऑपोजिशन को टाइम मिला था माजी की हुकूमत में, वो आप पर क्रिटिसाइज़ करती। अब आप भी बारीकी से हर चीज़ देख रहे होंगे, थोड़ा मुझे बताएं अभी जो हुकूमती पॉलिसी कह रहे हैं हमें 100 दिन दें, लेकिन आप तो देने के लिए तैयार नहीं होंगे। आर दे इन द राइट डायरेक्शन, सही समत में जा रहे हैं? देखिए, इससे पहले कि मैं ये बात करूं, जो पुरानी बात नामुकम्मल रह गई थी कि अभी इन्होंने बजट्स को रिवाइज़ किया है पंजाब में भी और मरकज़ में भी। अभी इनके पास टाइम था कि एजुकेशन बजट को बढ़ाते, हेल्थ बजट को बढ़ाते, लेकिन इन्होंने नहीं बढ़ाया, जिससे ये बात साबित हुई कि इनका जो प्रोपेगेंडा मिशन था वो इलेक्शन जीतने की हद तक था, प्रैक्टिकली नहीं किया। अब आपने मुझसे जो सवाल पूछा है कि आर दे इन दी राइट डायरेक्शन, देखें मैं बदकिस्मती से इकॉनमी के मामलात में प्री कंसीव्ड आइडिया से, जो पहले से आपके दिमाग में कुछ चीज़ें बैठी हों, उसके साथ आप फैसले नहीं कर सकते। ये आपको डे टू डे मैनेजमेंट जो है करनी पड़ती है और आपको अपनी इकॉनमी को समझना पड़ता है। दुरुस्त है कि अभी इन्होंने चार्ज लिया है, लेकिन जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं असद उमर, वो 5 साल हमारे साथ इकट्ठे हमने काम किया। फाइनेंस कमेटी के अंदर वो एक मेंबर थे, सी पैक कमेटी में मेरे साथ वो मेंबर थे, और मैं इन कमेटीज़ के अंदर हमेशा इनके साथ बैठता था और इनके सवालात के जवाब देते थे। फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर 4 साल इनके क्वेश्चंस और असद उमर की और मेरी फ्लोर ऑफ द हाउस पे बहस चलती थी। सो अगर ये आप कह दें कि इनको इल्म नहीं था किसी चीज़ का, रिजर्व्स के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में, हमने 6 बजट पेश किए, 6 बजट्स को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, उनके ऊपर बहस की, और उसके बाद वो 6 बजट हाउस से पास हुए। तो ये कह देना कि इनको इल्म में नहीं था कुछ, या इनके लिए कोई चीज़ नहीं है, तो ये झूठ बोलते हैं। अब बात आई कि मुझे ये लग रहा है कि असद उमर साहब को चलने नहीं दिया जा रहा। मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान साहब के कोई फिक्स्ड आइडियाज़ हैं उनके दिमाग में कि मैंने मुल्क को इंटरेस्ट फ्री कर देना है। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए एक रोड मैप बनाना पड़ेगा कि आप कितने टाइम में मुल्क को आपने चलाना भी है। आपने मुल्क को खड़ा नहीं कर देना। आपने मुल्क के अंदर ये फ़ौज नहीं है कि आप उन्हें कहें कि अबाउट टर्न, और वो उल्टा खड़ा, मुंह घुमा के दूसरी तरफ खड़ा हो जाए और आपकी मईशत उस तरफ चलनी शुरू हो जाए जहां इमरान खान लेके जाना चाहते हैं। मईशत बहुत कम आहिस्ता आहिस्ता मुड़ती है। जब हमारी इकॉनमी गिर रही थी पिछले 5-10 साल में, तो वो गिरने में भी उसने वक्त लगाया, और अब जब वापस जाने लगी है आपकी एक्सपोर्ट, तो वापस जाने में भी आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगेगा। तो इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो है ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की जरूरत है, देखिए, अच्छा, और डे टू डे मैनेजमेंट की जरूरत है। इवन इफ आई टेक योर पर्सपेक्टिव, एम ये है कि ये अभी एक डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेक से पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि इनका कहना ये है कि यू लेफ्ट द इकोनॉमी इन अ डिजास्टर, और ये डिजास्टर मैनेजमेंट कर रहे हैं। अगर ये डिजास्टर मैनेजमेंट भी है तो आपको ये याद रखना कि वक्त बहुत कम गुजरा है। इस तरह के अनपॉपुलर स्टेप्स पॉलिटिकली करेक्ट हैं कि नहीं है, ये भी बताएं थोड़ा सा। देखें, ये इनकी मेंटल डिजास्टर है। मैंने पहले अपने बात की थी कि हमने जब टेक ओवर किया तो $6 अरब के रिजर्व थे, और $3 अरब हमने पे करने थे लोन्स में। वो हमने पे किए, हमने इनकी तरह चीखें नहीं मारी। हम IMF प्रोग्राम में गए, और पाकिस्तान की तारीख में वो पहला IMF प्रोग्राम है जिसको हमने फुलफ़िल किया और कंप्लीट किया। ये लोग डरते हैं कि IMF की कंडीशनैलिटीज़ होती हैं, वो कंडीशनैलिटीज़ जो होती हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए होती हैं। वो ये नहीं होती कि उन्होंने पैसे कोई ज़्यादा लेने होते हैं। अगर वो कहते हैं कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, तो वो आवाम के फ़ायदे की बात होती है। अगर वो कहते हैं कि आप टैक्स बेस को बड़ा करें, तो अवाम के बेहतरी की बात। तो वो ये भी तो कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करें, वो तो आप करते नहीं है। वो कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करें, वो तो आप नहीं करते। ना आप करेंगे ना ये करेंगे। देखें, आपने फिर बजट के अंदर देखा नहीं कि हमने जो बजट पेश किया उसमें हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को कम किया। असद उमर साहब ने अपने मिनी बजट में कहा कि ये इतना कम है कि इसमें गुजारा नहीं हो सकता। उन्होंने उसमें 200 अरब ऐड कर दिया। अब आप देखें कि झूठा कौन है, झूठ कौन बोल रहा है। हमने जो दिया था फिगर, उसमें 200, इन्होंने जी इन्होंने बड़ा कम शो किया, ये तो हो ही नहीं सकता। भाई साहब, बजट हमने अपने लिए बनाया था,
कि हम वापस आएंगे, आपके लिए नहीं बनाया था। और आपने आगे कहा कि ये टैक्स कलेक्शन हम इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते, उसको डाउन कर दिया। 250 अरब टैक्स कलेक्शन के टारगेट को डाउन कर दिया। 450 अरब का डिफरेंस यहाँ से डाल दिया, जो पाकिस्तान की ग्रोथ का 10% से ज़्यादा है, 12% है। तो अगर आपके ग्रोथ के अंदर ही आप इतना बड़ा डेंट डालेंगे तो ग्रो कैसे करेंगे? फिर ऊपर से कहते हैं जी हमने 1 करोड़ नौकरी देनी है, 20 लाख नौकरी इन्होंने देनी है, 50 लाख घर भी बनाने, बाय द वे के अंदर 50 लाख घर बनाने, क्योंकि यू वर इन, मतलब सोच यही है कि यू आर इनकेपेबल टू प्रोवाइड हाउसिंग टू पीपल, तो ये 50 लाख घर भी बनाएंगे। ऐड कर रहा हूं। नो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स हाउसिंग टू पीपल। कोई गवर्नमेंट लोगों को घर बना के नहीं देती, लोग खुद घर खरीदते हैं। आप उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, आप बजट में पैसे रखें कि वो किस्तों पे घर खरीद लें, आप घर सस्ते बनाने के लिए जमीन मुफ्त दे सकते हैं, तो वही तो कर रहे हैं आप कोई इस तरह की चीजें कर सकते हैं। और अगर ये मैंने कैलकुलेट किया है, अगर ये 2.5 मरले का घर बनाते हैं और एक घर पे सिर्फ 8 लाख रुपए खर्च आते हैं, तो इनको 8 अरब डॉलर साल का चाहिए। 5 साल में इनको 40 अरब डॉलर चाहिए मेरी कैलकुलेशन में। इनकी कैलकुलेशन में इनको 100 अरब डॉलर चाहिए। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? अगर इतने पैसे इनके पास हों तो डैम ना बन जाए पहले। वो कह रहे हैं कि लोगों को हमने कॉन्फिडेंस है, आप पर कॉन्फिडेंस नहीं था, ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे लेकर आएंगे पाकिस्तान। वो कह रहे हैं हम लाएंगे, और कह रहे हैं लूटी हुई दौलत भी वापस लाएंगे पाकिस्तान, जो कि क्लेम है और हर कोई मुंतजिर है कि कब आएंगे। देखें, ये तो अल्लाह ताला, हमने वो बेस बना दिया, हमें वक्त नहीं मिला। OECD के साथ 3.5 साल लगे उस फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश करने में, जिसके तहत आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पैसे वापस ला सकते हैं। 1 सितंबर 2018 यानी 1 महीना पहले वो फ्रेमवर्क ऑपरेशनल हो गया। इनको वो हमने तोहफा दिया है कि अब आप बाहर से पैसे ले आएँ। अब आप ये नहीं कह सकेंगे कि कानून तैयार नहीं था, कानून तैयार है, अब आप लाएँ। हम तो पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं। आज अगर पाकिस्तान में रिमिटेंसेस बढ़ रहे हैं तो हम बड़े खुश हैं, हमारी पॉलिसीज़ हैं। अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है हम बड़े खुश हैं। आज के डॉन में अखबार में पहला जो आपका कोल फायर्ड प्लांट है हब के अंदर, वो उसकी टेस्टिंग शुरू हो गई। हम बड़े खुश हैं कि पाकिस्तान में सस्ती बिजली का एक और नून लीग का बनाया हुआ मंसूबा जो है वो ऑपरेशनल होने जा रहा है। हमने जो कुछ किया पाकिस्तान के अवाम के लिए किया। अब ये जो है, बजाय हमारी तनकीद करने के, हमारी तनकीद करने से ये अच्छे नहीं हो जाएंगे। लेट्स सी हाउ दे फिक्स इट। मैं तो ये कहता हूं भाई कि इट शुड बी कलेक्टिव। आप भी एडवाइस दें और ट्राई टू फिक्स पाकिस्तान, क्योंकि जैसे आपने कहा कि बेनिफिट तो पाकिस्तानियों को मिलेगा। यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, राना अफजल साहब से ये जानने की कोशिश कि वो अगर आज सजेस्ट करें कि आवाम के बेनिफिट के लिए कोई भी बात कर सकता है, तो कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो कि लिए जा सकते हैं। बड़ा ऑकवर्ड क्वेश्चन है, बट if it is better for Pakistan, he should answer this question. Let's take a short break. नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने एक रिवायत यहाँ पे कायम की है प्रोग्राम के अंदर, जो डिस्कशन करते हैं इट शुड सर्व एज ए थिंक टैंक। जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो गुफ्तगू ज़रूर करनी चाहिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राना अफजल साहब, जो कि साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना रहे हैं, और मेरे ख्याल से आज की गुफ्तगू का भी मकसद यही है कि किसी मस्बत सम्त में इसको ले जाया जाए बात को। तो राना अफजल साहब, अब बात ये कलेक्टिवली आपने रिजॉल्व करना है इशू। आप लोगों के अपने डिफरेंसेस अपनी जगह पर होंगे। You had your fair share of time as a political party, but not as a fair share of time as a minister for state. बहुत सारे लोगों को ऐसी तवक्को थी कि आपको फेडरल मिनिस्टर बनाया जाता in view of your services to PMLN and both to the people of Pakistan. ऐसे लोगों की सोच थी आपकी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी। अनफॉर्चुनेटली टाइम कम मिला, लेकिन अगर फिक्स करना हो तो फिर भाई क्या करना चाहिए? क्या क्या चीज़ें ऐसी मैंडेट के अंदर हैं जो अनफिनिश्ड रह गई, जो इनको करनी चाहिए? देखें, पाकिस्तान की खातिर, और अगर हम लोग, हमारी हुकूमत होती, मैंने सेनेट में स्पीचेस में और नेशनल असम्बली की स्पीचेस में बरमला कहा कि उस वक्त जब हमारी हुकूमत थी और हम इस पुख्ता यकीन में थे कि अगली हुकूमत भी हमारी होगी, हम ये चाहते थे कि चार्टर ऑफ इकॉनमी हो।
और चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर सारी पार्टीज़ मिलके इकॉनमी के चंद अहदाफ के ऊपर इत्तफाक़ राय करें और उसके ऊपर सियासत ना करें और मुश्किल फ़ैसले मिलके करें ताकि हम वो मुश्किल फ़ैसले वाकई कर सकें। तो उस वक्त ये सोचते थे कि हम इनकी मदद मांग रहे हैं और ये लोग जो हैं इनको मदद देनी नहीं है। आज मैं बाहर बैठ के कह रहा हूँ कि हमारे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को चार्टर ऑफ इकॉनमी पे एग्री करना चाहिए और पाकिस्तान की मईशत जो है हम सब के लिए अजीज़ है, हमारे बच्चों के लिए, हमारी कौम के बच्चों के लिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात आपने कहा कि इनको क्या एडवाइस देंगे। जो बात ये समझ नहीं रहे वो ये है कि हमारे दो अहदाफ थे जो हमें आखिरी महीनों में जिन्होंने बड़ा तंग किया। एक करंट अकाउंट डेफिसिट था और एक फिस्कल डेफिसिट था। हमारे मुल्क की इकॉनमी जब 5.8% के बैरियर पे गई तो आपकी डिमांड, आपकी कैपेसिटी टू बाय और आपकी कैपेसिटी टू इंपोर्ट और नए प्रोजेक्ट्स वजह से इतनी बढ़ गई कि आपके पास उतने डॉलर्स नहीं थे। आज हुकूमत के पास एक ही चैलेंज है कि वो डॉलर्स अरेंज करे। अगर वो डॉलर्स चंदे में मिलते हैं तो चंदे में ले आएँ, अगर वो एक्सपोर्ट बढ़ा के मिलते हैं तो वहाँ से ले आएँ, अगर पाकिस्तान की कोई इंडस्ट्री बेच के मिलते हैं तो वहाँ से ले आएँ, और अगर लोन लेना पड़ता है तो लोन लेके ले आएँ। लोन लेने के ऊपर जो इनका मेंटल ब्लॉक है वो चीज़ ये रियलाइज़ नहीं करते कि दो किस्म के लोन हैं पाकिस्तान की हुकूमत के। एक रुपी लोन है, एक डॉलर लोन है या फॉरेन करेंसी लोन है। आप फॉरेन करेंसी लोन ले लें और रुपी लोन को रिटायर कर दें, आपका टोटल डेट नहीं बढ़ेगा, आपके डॉलर्स अवेलेबल हो जाएंगे और आप उनको ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगा दें जिनसे आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। और जो पाकिस्तान में एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री आपको 20 साल के बाद मिली है, उस ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को टूटने ना दें, उस मोमेंटम को टूटने ना दें। आज पाकिस्तान के अवाम अपनी जेबों से 55 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट्स लगाने जा रहे हैं। वो पैसा उनका अपना है, वो पैसा बैंकों में दे के एलसी खोलते हैं, उनको डॉलर नहीं मिलता। अगर आप डॉलर की शॉर्टेज को पूरा कर देंगे तो आपके ऊपर कर्जा नहीं बढ़ेगा। आप कर्जा लेंगे, आप रुपए के कर्जे को कम कर देंगे, डॉलर का कर्जा बढ़ जाएगा और वो आपको 2-3% में मिलेगा। सर मैं गुफ्तगू को इधर लाना नहीं चाह रहा था, लेकिन फ्रैंक बात यह है कि आपने बहुत ज्यादा डेट अज्यूम की इन ऑर्डर टू बिल्ड रिजर्व्स, और मैं इस चीज को इधर लाना नहीं चाह रहा, लेकिन फिर आपको अपने ही फाइनेंस मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, जनाब इसाक डार साहब को, जिनके ऊपर बार बार ये इल्जामात लगते रहे कि वो फॉरेन डेट ले रहे हैं, डॉलर डेट उठा रहे हैं और महंगे दामों पर। जी देखें, ये तो महंगे सस्ते की बात तो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, उसको आप चेक करवा लीजिए कि एक वक्त था कि पाकिस्तान की रेटिंग्स बहुत ख़राब थी, आपको लोन महंगा मिलता था। फिर हमारी रेटिंग्स पाकिस्तान के रिकॉर्ड लोएस्ट रेटिंग आई, आपका लोन सस्ता हो गया। आज रेटिंग्स फिर से ख़राब हो रही हैं, इनको लोन उस रेट पे नहीं मिलेगा जिस रेट पे हमने लिया है। और दूसरा ये कह देना कि लोन बहुत ज़्यादा लिया, ये सबसे बड़ा झूठ है। ये आपको कभी एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी बात नहीं करते। आपके लोन 67% ऑफ जीडीपी हैं सर, एब्सोल्यूट नंबर्स नॉट इंपॉर्टेंट। आपकी जीडीपी का रेशो है, नंबर से ये आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। इंडिया का 76% है। आप नंबर्स में तो बढ़ेंगे जब आपकी जीडीपी वो 2000 अरब से आपकी जीडीपी 4 टैक्स कलेक्शन 4000 अरब पे गई है, 100% बढ़ी है, तो क्या वो फैक्टर इन नहीं होगा? लोन के लिए आप क्वालिफाई करते हैं, आप लोन आपको हर किसी को नहीं मिलता, ये भी मैं आपको बता दूं कि लोन के लिए आप क्वालिफाई करते हैं। आज पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलिस्ट फैक्ट्रियां लगाना चाहते हैं, उनको लोन नहीं मिलता क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं करते, और जिनके पास स्ट्रेंथ होती है रीपे करने की या उनको वो ट्रस्ट होता है बैंक का, वो उसको लोन देते हैं। हर किसी के लिए लोन नहीं देते कि ये भर्ती हो गया गवर्नमेंट के अंदर और 60 साल की उम्र में रिटायर होगा, ऐसा नहीं होता। तो ये अच्छा, पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया था। लास्ट बट नॉट वर्ल्ड बैंक के लोन थे जो बड़े मुफ्त के लोन थे। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी भी आप कुछ मुगालते के शिकार हैं। आप बार बार ये कह रहे हैं हमारी तवक्को थी हम हुकूमत में आ जाते, लेकिन आपको पता है कि आपकी हुकूमत बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो गई थी, और उसकी अनपॉपुलरिटी की एक वजह ये थी, मैं ये नहीं कहता कि ओवरऑल अनपॉपुलर हो गई थी, आई एम नो वन टू से दैट, लेकिन अनपॉपुलरिटी की एक वजह इकोनॉमिक रीजंस थे। बेरोज़गारी इस मुल्क में बढ़ रही थी, महंगाई जो है वो ठीक है आपने काबू में रखी, लेकिन एब में आपकी गवर्नमेंट के जो है थोड़े से प्रॉब्लम्स अकर करना शुरू हो गए। यहाँ पर तो आपको इस चीज़ को तस्लीम करना पड़ेगा कि इकोनॉमिक रीजंस एक वजह बनी आप लोगों के इलेक्शन में हारने की।
बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। अगर हमारी गवर्नमेंट अनपॉपुलर होती तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट में अजीब व गरीब किस्म के मैयर्स लिए, खुफिया किस्म के खलाई मखलूक वाले, और हमारे बंदों को गायब करना शुरू कर दिया, उनके टिकट वापस आने शुरू हो गए, और ये चीज़ें अगर ये करने की जरूरत पेश आती हम वैसे ही हार जाते। नहीं, ये तो आपका क्लेम है ना, डी फैक्टो डी ज्यूरो पोजीशन दोनों। आपका सवाल भी बड़ा इनअप्रोप्रिएट है कि आप मुझे कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट अनपॉपुलर। नहीं, ऐसा लोगों का तासुर है। देखें जो आज क्यों बनी है पार्लियामेंट्री कमेटी, आज पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों बनी है? क्योंकि इस इलेक्शन में एक पाकिस्तान के साथ फ्रॉड हुआ और पाकिस्तान की कमर तोड़ी गई है इकोनॉमिकली। आप देखेंगे कि ये आपकी, अल्लाह करे मैं फिर दोनों हाथ उठा के दुआ करता हूँ कि ये इकॉनमी को मैनेज कर लें, क्योंकि हमारे गरीब से गरीब आदमी का रोज़गार, उसकी ज़िंदगी उससे अटैच्ड है कि यही लोग कामयाब हो जाए। मैं इनकी कामयाबी की दुआ करूँगा पाकिस्तान के गरीब आदमी की खातिर, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये लोग कोई मस्बत इकनॉमिक फ़ैसले कर सकेंगे और पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। और इस खत्ते के अंदर बहुत से नई मुश्किलात आ रही हैं जिसके लिए ये कॉम्पिटेंट नहीं है उसको हैंडल करने के लिए। राना अफजल साहब, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, आप प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुए और बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत सारे मौज़ूआत को आज कवर किया, बहुत सारी एड्रेस किया। और जाहिर बात है बहुत दफ़ा मैं बहुत सख्त सवालात भी पूछता हूँ, इस दफ़ा मैंने भी कुछ सख्त सवालात आपसे किए और आपने बड़ी पेशेंटली उनका जवाब दिया। हमारी कोशिश और काविश यही रहती है नाजरीन कि प्रोग्राम को एक थिंक टैंक की तरह आगे ले जाया जाए, इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए जाएं, सॉल्यूशंस डिस्कस किए जाएं और किसी ना किसी तरीके से मसले का हल निकालने की कोशिश की जाए। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।